दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 20 जून 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान और इसराइल के बीच छिड़ी जंग से जुड़ी कुछ बिल्कुल ताज़ा और अहम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट्स के साथ और कुछ हेडलाइंस पेश नज़र। इसराइल ने कर दिया खुला ऐलान, अब ईरान की हुकूमत को गिराना ही है मकसद। ईरान का मिसाइल हमला, नेजेव में धमाके, नेवेतिम एयरबेस पर भी हुई स्ट्राइक। समंदर के बाद अब रेगिस्तान के रास्ते भी भाग रहे इसराइली, ईरानी मिसाइलों का खौफ। इसराइल ने फॉरेन मीडिया पर नई पाबंदियां लगाई, ईरानी हमले से हो रहे नुकसान को छुपाने की कोशिश। तेहरान में एक और ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत का दावा। हिजबुल्लाह का आया बयान, कहा खामनेई के खिलाफ कत्ल की कोशिश भी पूरे रीजन को हिला देगी। और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने उल्टे ईरान को दी नसीहत, प्रॉक्सी फंडिंग पर दिया ज्ञान, मगर इसराइली हमले पर नहीं खुली जुबान। तो ये थी कुछ हेडलाइंस और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। उससे ज़्यादा होंगी खबरें। इसराइल और ईरान के दरमियान मिसाइल हमलों का सिलसिला आज 8वें दिन भी जारी रहा। जुमे को दोनों तरफ से रॉकेट अटैक्स ने न सिर्फ फौजियों को बल्कि सिविलियंस को भी निशाना बनाया। दोनों तरफ के लोग निशाना बने और तनाव के माहौल में पहली खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बेहद अहम है। वो ये है कि इसराइल ने ईरान की हुकूमत को गिराने का खुला ऐलान कर दिया है। अभी तक तो ये सारी बातें मिलिट्री टारगेट्स या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तक ही लिमिटेड थीं, लेकिन अब रिजीम चेंज की बात आ गई है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने खुली धमकी दी है कि अब ईरान की हुकूमत के चेहरों को हम सीधा निशाना बनाएंगे, बड़े चेहरों को, टॉप प्रोमिनेंट फिगर्स को, और उन पर सीधा वार होगा। आज एक बयान में इसराइल काट्स, जो कि इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, वो बोलता है कि हमें ईरान के हुक्मरानों के तमाम सिंबल्स को निशाना बनाना है, उनके इदारों, बासिज मिलिशिया और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स जैसे ताकत के मरकज़ों को तबाह करना है। दोस्तों, यह ऐलान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ हमलों से एक कदम आगे का है। अब मकसद है हुकूमत को ही हिला देना, उखाड़ कर फेंक देना। कल इसी इसराइल काट्स ने आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल का इरादा भी जाहिर किया था और अब लगता है कि तेहरान की सरकार को गिराने का इसराइली मिशन ओपनली शुरू हो चुका है। फ़िज़ा और ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है, लेकिन गज़ा में एक मूवमेंट से 2 साल से जूझ रहे इसराइल के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी मुल्क में अपनी बपौती कायम कर देना इतना आसान तो नहीं लगता। ग्रेटर इसराइल के ख्वाब से लेकर इसराइल कई और ख्वाबों की दुनिया में रहता है, जीता है, लेकिन हकीकत उसके पीछे खड़े हुए अमेरिका को पता है, जो उससे हज़ारों गुना ताकतवर होते हुए भी ऐसे ही ख्वाबों की गठरी उठाकर अफ़गानिस्तान से भाग कर आया है, जान बचाकर 20 साल बाद। हम सब ने वो नज़ारे देखे, क्या इसराइल ने नहीं देखे थे? बात ईरान के नए मिसाइल हमले की। नेजेव में धमाके हुए, नेवेटिम एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने अपने 16वें मिसाइल अटैक से फिर से चौंका दिया और एयर डिफेंस सिस्टम्स फिर से नाकाम हो गए। एक बार फिर इसराइल के इलाकों पर भारी हमला किया गया ईरान की तरफ से। जुमे को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत ये एक नई किस्त मिसाइल हमले की अंजाम दी गई, अदा कर दी गई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के मुताबिक ये मिसाइल हमले खासकर इसराइल के साउथ में नेजेव के इलाके में जो किए गए हैं, वहाँ नुकसान हुआ है। जहाँ इसराइल का नेवेटिम एयरबेस भी मौजूद है, कहा गया हमने उससे भी हिट किया है और वहाँ भी नुकसान हुआ है। हमले के बाद नेजेव के आसपास सायरन्स बजने लगे और हैब्रू मीडिया ने तस्दीक की कि अलग अलग जगहों पर धमाके सुनाई दिए हैं। इट मीन्स धमाके सुनाई दिए हैं तो जाकर मिसाइल हिट हुई है। ये धमाके ईरान की मिसाइल के वजह से हुए हैं और ये कहा गया कि इसराइल में इस हमले से कई जगह नुकसान और लोगों को चोट पहुंचने की भी खबर है। इस नए अटैक ने एक बार फिर इसराइली एयर डिफेंस को फेल साबित कर दिया है। अगली खबर जो है वो ये है कि ईरान के मिसाइल हमलों से घबराकर इसराइली लोग, सेटलर्स, सिनाई के रास्ते यूरोप भागने लगे हैं। पहले समंदर से हिजरत हो रही थी, कल रात हमने आपको दिखाया था, बड़ा पैसा चुकाकर यार्ड से भाग रहे हैं, और अब रेगिस्तान के ज़रिए भी लोग इसराइल से भाग जाना चाहते हैं। खबर आ गई है, इस अखबार का दावा है ईरान के मेहर का। लगता है जैसे वक्त का पहिया घूम रहा है। लोग जो आए थे, लोग वही जा रहे हैं या उनकी नस्लें जा रही हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक कई इसराइली अब सिनाई पेनिनसुला के रास्ते इजिप्ट के ज़रिए यूरोप भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के मिसाइल रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार फेल साबित हो रहा है।
लोगों के दिल से वो गुमान निकल गया जो हमारे यहाँ के भी कुछ चमन मंडी टाइप के लोगों के अंदर था कि आयरन डोम के होते कोई मिसाइल नहीं आ सकती। इसराइलियों के दिल से ये वहम निकल गया है। हेब्रियन न्यूज़पेपर में एक इसराइली के हवाला देते हुए लिखा गया, वो आदमी कहता है कि मैं रेगिस्तान के रास्ते जान हथेली पर रखकर निकलना पसंद करूंगा, लेकिन यहाँ इस जहन्नुम में नहीं रहूंगा। दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग स्मगलर्स को पैसे देकर साइप्रस निकल रहे हैं समंदर के ज़रिए, जो हमने आपको बताया था कि 2500 से 5000 शेकल तक वसूले जा रहे हैं। जबकि इसराइल की हुकूमत ने अब लोगों के मुल्क से निकलने पर टेम्पररी तौर पर पाबंदी लगा दी है कि नहीं छोड़कर जा सकते, क्योंकि इन्हें डर है कहीं मास एक्सोडस ना हो जाए, एक बड़ा पलायन ना हो जाए। लोग घबरा रहे हैं, परेशान हैं, सबको अपनी और अपने बच्चों की, घर वालों की ज़िंदगी अजीज़ है। तेल अवीव से लेकर एश्कलॉन और हर्जेलिया तक न सिर्फ एयरपोर्ट्स बंद हैं, बल्कि समंदर के रास्ते भी पूरी तरीके से इस वक्त यूँ समझिए कि वहाँ जाना आसान नहीं है, न जा सकते हैं। लोग डेस्परेट तौर पर उस मुल्क को छोड़ने के नक्शे बना रहे हैं पेपर्स पर कि किधर से जाएं, जिस मुल्क का अभी तक ठीक से कोई नक्शा भी वजूद में नहीं है। उस मुल्क को छोड़ने के लोग नक्शे बना रहे हैं। हकीकत ये है कि लोगों का अपनी ही फौज, एयर डिफेंस और हुकूमत पर से भरोसा टूट गया है, उठ गया है, और अब उनके लिए सिर्फ एक रास्ता है, भागो, जान बचाओ, यहाँ से निकलो। इसराइल ने फॉरेन मीडिया पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। वजह है असली तबाही छुपाने की कोशिश। इसी को लेकर आर्टिकल्स खुद इसराइल में भी छप रहे हैं। तेल अवीव में जंग के दौरान होने वाले मिसाइल अटैक्स और तबाही की कवरेज पर अब फॉरेन मीडिया को मिलिट्री सेंसर की प्री अप्रूवल लेनी होगी कि हुजूर आपके यहाँ धमाका हुआ है, नुकसान बहुत हुआ है, इजाज़त दीजिए नुकसान कवर कर लें। वो कहेंगे अब भैया कहाँ नुकसान हुआ है, मिसाइल आई नहीं, तो इजाज़त मिलेगी नहीं। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर कट्टरपंथी इतमार बेन ग्विर और कम्युनिकेशन मिनिस्टर शलोमो कारही ने नया हुक्म जारी कर दिया है। इस कारही की परसों भी हमने आपको खबर दिखाई थी या कल कि ये जो है वो सेंसर कर रहा है चीज़ों को। खैर, अल जज़ीरा, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया आउटलेट्स अब बिना इजाज़त कुछ भी शूट नहीं कर सकते। इसराइली मीडिया तो वैसे भी इसराइल के कंट्रोल में ही है। मेनली ये पाबंदी अल जज़ीरा के लिए है, जिसने ईरानी मिसाइलों से हुए नुकसान को खूब डिटेल में दिखाया, जिससे इसराइल की सिक्योरिटी की शेख चिल्ली वाले किस्सों की जमकर थू हुई। अब दूसरे ममालिक के फोटोग्राफर्स को किसी भी मिसाइल इम्पैक्ट या क्रैश साइट पर जाने से पहले लिखित में, रिटर्न में अप्रूवल लेना होगा कि हुजूर आपके नुकसान को कवर कर लें, तो हुजूर अगर मेहरबान हुए तो चले जाएं, वरना इसराइली पुलिस उनका सामान जब्त कर लेगी, जैसे कि बीर शिबा, होलोन और रामत गन में हुआ था। एक हमले के बाद जब दोबारा मिसाइल आने के इम्कान थे, तब होटल्स में, ख़ास तौर से ऊंचाई वाले इलाकों पर जहां कैमरे फिट करके जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, फोटोग्राफर्स बैठे हुए थे कि हर जगह का इम्पैक्ट यहां से दिखेगा, वहां से उन्हें उठा लिया गया था। हमले के दौरान अल जज़ीरा की लाइव फुटेज के बाद पुलिस ने जर्नलिस्ट के कैमरास तक छीन लिए ताकि दुनिया को असली तबाही ना दिख सके। ये क्रैकडाउन एक सोची समझी सेंसरशिप स्ट्रेटजी लग रही है, जिसमें इसराइल अंदर की हकीकत छुपाना चाहता है, जबकि वो खुद ईरान, गजा और लेबनान में बम्बार्डमेंट की लाइव फुटेज दिखाता है, ताकि हम मर्द हैं, हम ताकतवर हैं, बस दुनिया को ये पता चले हम कमज़ोर हैं, हम पिटते भी हैं, इसकी खबर ना लगे। सवाल यह है कि कोई अपने पजामे के भाड़ को बंदिशों के कुर्ते की आड़ में कब तक छुपा पाएगा। लोग हैं जो जिनके पास कैमरा फोन्स हैं, आज तो हर एक आदमी जर्नलिस्ट है। यूट्यूब पर उठा लें, आप बाकी सोशल साइट्स पर उठा लें, हर किसी के अंदर जो एक कला थी वो बाहर आने लगी है। एक माइक, एक फ़ोन चाहिए होता है, सब लोग रिपोर्ट करते हैं, और जो रिपोर्ट करते हैं मेरी नज़र में सब जर्नलिस्ट हैं, बस रिपोर्ट सही होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे सर, तेहरान में हमले जारी हैं। एक और ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के शहीद होने की खबर तो नहीं है, दावा है इसराइल की तरफ से कि उनकी मौत हो गई, उन्हें हमने कत्ल कर दिया है। तेहरान में एक इमारत पर हुए हमले में एक ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जान चली गई है। ये दावा इसराइली मीडिया ने किया है। इसमें इसराइल का सरकारी ब्रॉडकास्टर कान भी शामिल है। इसराइल या ईरानी हुक्काम की तरफ से अब तक इस बारे में कोई तस्दीक या तबसरा नहीं आया है। ये भी याद रखें कि 13 जून से इसराइल के ईरान पर शुरू हुए हमलों के बाद से अब तक कई ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसराइली स्ट्राइक्स में शहीद किए जा चुके हैं। अगर इसमें एक और नंबर ये जुड़ गया तो कोई ज़्यादा हैरत होगी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अली शमखानी की खबर लेते हैं, जो ज़ख्मी होने के बाद पहली बार बोले और कहा
कि फतह की सुबह बेहद करीब है। कौन है अली शमखानी? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के सीनियर एडवाइज़र हैं, बेहद करीबी, साथ रहते हैं, और ईरान के साबिक सिक्योरिटी चीफ भी हैं, एडमिरल अली शमखानी। इन्होंने इसराइली एग्रेशन में ज़ख्मी होने के बाद पहली बार खामोशी तोड़ी है। शमखानी ने आज जुमे को सुप्रीम लीडर के नाम एक पैगाम में ये लिखा या कहा कि फतह की सुबह करीब है। ईरान का नाम तारीख़ में हमेशा की तरह रोशन रहेगा और शहीदों की मुस्कुराहट हमारे मुस्तक़बिल का आईना होगी। अब 2-3 मिक्स्ड अपडेट्स जान लीजिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची जिनेवा में फ्रांस, जर्मनी और यूके के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करने जा रहे हैं। मकसद है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात और इसराइल के हमलों का कोई हल निकालना। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने साफ कह दिया है कि इस बातचीत में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से एक वार्निंग आई है। फिर से हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ कत्ल की धमकी को पूरे रीजन के लोगों के खिलाफ एक अग्रेशन करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें की एक कोशिश भी पूरे रीजन को भड़का कर रख देगी। इधर फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि सिविलियन और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रुकने चाहिए। यानी कि जो इसराइल और ईरान के बीच जो तबादला ख्याल हो रहा है मिसाइल्स का, वो ख्याल तो नहीं, तबादला जो हो रहा है वो रुकना चाहिए, क्योंकि ये सिविलियंस को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, उनके घर और इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एमैनुअल मैक्रोन का कहना था कि कई दिनों से फ्रांस का स्टांस साफ है, बिजली घरों और लोगों पर हमले किसी सूरत में कबूल नहीं है। क्या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर है, क्या मिसाइल फैसिलिटीज़ पर है। मैक्रोन ने यह भी कहा कि अगर ईरान सच में अमन चाहता है तो प्रॉक्सी ग्रुप्स की फंडिंग बंद कर दे। और अब आखिर में 1-2 खबरें गज़ा की आखिर में क्यों ली गई, उसको यह हेडलाइन खुद ही बता देगी। इसराइल मैसेक्योर्स इन गज़ा, लॉकडाउन वेस्ट बैंक एज अटेंशन शिफ्ट्स टू ईरान। जैसे ही पूरी दुनिया का अटेंशन, पूरी दुनिया का ध्यान ईरान पर जाकर टिका, वैसे ही इसराइल ने कत्लो गारत गज़ा में शुरू कर दिया है, तेज़ कर दिया है। पूरे वेस्ट बैंक को लॉकडाउन करके रख दिया है। अब लोग इधर की बात करना ही भूल गए हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि इसराइल कितना तबाह हुआ। हमारे यहाँ लोग जानना चाहते हैं कि ईरान कितना तबाह हुआ। सब फ़लस्तीन को, गज़ा को भूल चुके हैं। ये हेडलाइन अपने आप में आपको और मुझे झंझोड़ रही है। और यकीन मानिएगा, गज़ा से खबरें ये लिखने वाले भी जो हर वक्त की अपडेट्स देते थे, वो भी दिन में बस समझ लिया 8-10 अपडेट, इससे ज़्यादा नहीं, जो 200 अपडेट दिया करते थे। अल जज़ीरा की एक और हेडलाइन देखिए। इसराइल ने 24 घंटों में 92 लोग शहीद कर दिए, जिनमें न जाने कितने एड सीकर्स थे, जो मदद लेने के लिए, बच्चों के पेट भरने के लिए अनाज, राशन ये लेने गए थे। ये हमारी 2 फ़लस्तीनी बहनें हैं जो इस हेडलाइन के साथ लगी हैं। सबके आंसू हैं, सबके चेहरे गमज़दा हैं, सब मायूस हैं। मैं हटा रहा हूँ इसे। सब मायूस हैं और हमसे और आपसे पूछते हैं कि हमें क्यों भुला दिया गया और हम पर ये जारी जुल्म कब रुकेगा। दुनिया भर के लोग अब ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट पर शिफ्ट हो चुके हैं। कोई चाहता है जंग हो जाए, कोई चाहता है कि सीज़ फायर हो जाए। गज़ा से ध्यान हट गया सर, गज़ा से ध्यान हटा दिया गया सर। इसराइल ने बहुत तगड़ी चाल चली है। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।